हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और आप सभी के रिक्वेस्ट पे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम कुछ टाइम से आपको इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। और जो रिसेंटली 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों को सॉल्व करवाया है। पोएट्री आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पोएम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पैसेज या कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में जाकर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को देखिए सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की, और बहुत ही आपको तैयारी में आपको वो हेल्प करेगा, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। और अभी हम इंग्लिश पेडागोजी की ही जो थ्योरी क्लास है आपकी रिक्वेस्ट पे हमने शुरू करी है। तो पहला जो चैप्टर था और सेकंड चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। और नॉम चॉम्स्की जी जो है लिंग्विस्टिक, उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में देखा। आज हम चैप्टर थर्ड जो है, जो सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस है उसका चैप्टर थर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। मतलब कि जो भाषा जो टीचिंग होती है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, या इसे फीचर्स भी कई जगह फंक्शन या फीचर्स के नाम से भी पूछ लेते हैं। जनरली इसे प्रिंसिपल ही पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसके बारे में हम जानेंगे, जिसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, फंक्शन में भी यही आप बोल सकते हैं, या फीचर्स में, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है चैप्टर 3 इंग्लिश पेडागोजी के, तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आज हम इसमें देखेंगे, समझते हुए। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं करूंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे टीचिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, जिसे हम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। भाषा जो टीचिंग है उसकी सिद्धांत है ना। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। हम पहले ये देखें कि लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जब करिकुलम में लैंग्वेज टीचिंग, मतलब भाषा को जब पढ़ाया जाता है, भाषा की जो शिक्षा होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम तो यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हो, ऐसे 121 भाषा है ना हमारा। जैसे आप सीटेट में भी सेलेक्ट करते हैं संस्कृत, डोगरी, बंगाली, पंजाबी, जो भी है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पहले उसको जानेंगे, फिर हम प्रिंसिपल को देखेंगे, है ना। क्योंकि बिना एम के तो कोई सिद्धांत नहीं बनता है। तो एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को अगर देखें तो क्यों ज़रूरी है, क्लासरूम टीचिंग में लैंग्वेज टीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम समझेंगे। लेमन भाषा में, अगर सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो आप सभी जानते हैं कि भाषा की जो टीचिंग है वो कितना ज़रूरी होता है। क्यों होता है? भाषा एक कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेषण का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से आप दूसरी भाषा को भी समझते हैं और अपने फीलिंग्स, अपने जो थॉट है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। उसका मेन कारण ही है कि लैंग्वेज है, उसी की मदद से हम अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो एम क्या होता है लैंग्वेज टीचिंग का क्लासरूम में, ये समझते हैं। पहला है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज। जो वक्ता है, जो कह रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी भाषा को हम समझ सकें, इसके लिए भाषाई जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका। सेकंड बोल रहा है एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, समझने के साथ साथ हम उसे समझ सकें और पढ़ भी सकें, क्योंकि सिर्फ सुनना तो पहला बेसिक होता है LSRW का, कि सबसे पहले आप सुनते हैं, उसके बाद उसको आप पढ़ना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना। सिर्फ समझ के तो आप नहीं कर सकते, पढ़ना भी ज़रूरी है।
एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल। अलग अलग कौशल का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति को फ्लुएंटली, है ना, बिना किसी रुकावट के, बाधा के आप एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें, इसीलिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषाई जो शिक्षा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यू इन अ कोहेरेंट मैनर। जहाँ पे आप शिक्षा भाषा को आप बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं, उसके बाद हमारी जो एबिलिटी है लिखने की उसमें अच्छी हो सके, है ना, उसको जोड़ते हुए पहले लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, अच्छा हम पढ़ने के बाद लिख सकें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ सुनना या बोलना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद हमें रीड करना और उसको राइट करना, लिखना आना चाहिए। तो ये एक कोहेरेंट मैनर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के मतलब परस्पर चलते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज। अब भाषा सीखने के बाद टेक्नोलॉजिकल जो लैंग्वेज होती है, टेक्निकल, जिसके मतलब जो टीचिंग सब्जेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यही जो होता है इनके अंतर्गत आता है, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम समझ सकें, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि टीचिंग में अदर सब्जेक्ट होते हैं, म्यूज़िक है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है ना, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज के फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल होता है। इन्हें समझने के लिए हमें बेसिक भाषा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक एस्पेक्ट का मतलब है ग्रामर का जो बेसिक सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे समझने के लिए हमें भाषा को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल, है ना, इससे हमारी जो क्रिएटिव स्किल है, सुनने की, समझने की, बोलने की, लिखने की और कहने की, है ना, स्पीकिंग की, स्पीच जो होती है, ये सब जो क्रिएटिव स्किल है वो डेवलप होती है भाषा के माध्यम से। तो भाषाई जो कौशल है उस पर हमें मतलब पारंगत होना ज़रूरी होता है, उसे सीखना ज़रूरी होता है। तो ये होता है एम्स टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 प्रिंसिपल ढेर सारे हैं, लेकिन जो आपके सीटेट में मेन पूछे जाते हैं तो वही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं लेकर आई हूँ। तो 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभिरुचि, जो आपकी रुचि और अभिरुचि होती है उसका सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मतलब अनुकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, है ना, हैबिट जो फॉर्मेशन होती है उसका सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, ड्रिल और प्रैक्टिस का जो सिद्धांत होता है वो। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, मौखिक जो आपका जो अप्रोच होता है उसका सिद्धांत। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, उसका सिद्धांत मतलब LSRW, है ना, नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग का, लैंग्वेज स्किल का। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जो मातृभाषा होती है उसके सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, है ना, सिलेक्शन और ग्रेडेशन का जो सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी, जो साउंड की जो प्रायोरिटी होती है भाषा में, लैंग्वेज टीचिंग में, उसका क्या सिद्धांत है वो होता है, उसको हम जानेंगे। तो इस तरह से ये एक एक प्रिंसिपल चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन जो होती है प्रेरणा, इंटरेस्ट होती है आपकी रुचि, सबसे पहला प्रिंसिपल है। देखिए क्या है, मोटिवेशन जो प्रेरणा होती है ना किसी भी चीज़ को सीखने की, सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग के लिए नहीं, कोई भी लर्निंग के लिए, कुछ भी किसी भी तरह की, अगर आप लैंग्वेज लर्निंग के अलावा कोई भी लर्निंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, कुकिंग या कोई भी करिकुलर होता है, किसी भी तरह की जो लर्निंग होती है ना, कोई भी नई चीज़ आप जब लर्न करते हैं, उसको लर्न करने से पहले आपकी जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सीधी सी बात, बच्चे का अगर मोटिवेशन नहीं होगा आप उसको किसी भी तरह से आप उसको नहीं सिखा पाएंगे। बच्चे क्या, हम बड़े, कहते हैं ना कि कुछ भी हम सीखने के लिए हम पहले प्रेरित रहते हैं, किसी भी चीज़ में हमारी इंटरेस्ट होती है। जैसे कुकिंग का अगर मुझे इंटरेस्ट है, मोटिवेशन मुझे मिलेगी कि मुझे सीखना है, तभी मैं उसे अच्छे से सीख पाऊंगी। अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और उसको सीखने के लिए किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं
कुछ अच्छा कुकिंग कर रही हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं या मेरी फैमिली को पसंद आ रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, तो मैं और भी नए रेसिपीज़ को सीखना चाहूँगी, उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं उसे सीखूंगी। ठीक उसी तरह से मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। मातृभाषा जो है, मदर टंग है, वो तो आप एक्वायर कर लेते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है सुन सुन के उसके सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आ जाती है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें तो उसके लिए उसको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा, प्रेरणा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है लर्निंग में। सेकेंड लैंग्वेज को अगर सीखना है या टारगेट लैंग्वेज को, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए प्री रिक्विजिट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे नेसेसरी चीज़ है प्री रिक्विजिट। मोटिवेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर शुड जनरेट इंटरेस्ट अमंग लर्नर बाय मोटिवेटिंग दैट। इसीलिए क्लासरूम में टीचर को ना बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि उन्हें ये चीज़ करना है, उनको बताना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, उनकी रुचि कैसे डेवलप करनी है उसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें। ठीक है, अब क्या होता है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है। ये जो प्री रिक्विजिट देख रहे हैं आप, देखिए क्वेश्चन उसी से बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोटिवेशन। तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि मोटिवेशन ही है जो प्री रिक्विजिट होता है लैंग्वेज लर्निंग में। तो ऐसे इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज से आए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन यानी होता है अनुकरण, मतलब नकल जिसे आप कहते हैं। तो क्या कह रहा है उसमें देखते हैं। अ लैंग्वेज इज लर्न थ्रू नेचुरल इमिटेशन। सुन के अनुकरण करके ही तो सीखते हैं। बच्चा जब जैसे बड़ा होते जाता है, अपने घर में सबसे पहले अपने घर में फैमिली में सबको सुनता है, और जो वो सुनता है उसी का अनुकरण करता है, इमिटेट करता है। सुन के ही पापा दादा नाना नानी खाना पीना, खाना दे दो, टॉय दे दो, है ना, किताब ले लो, जो भी बोलता है वो नेचुरल इमिटेशन के थ्रू सीखता है, मतलब प्राकृतिक रूप से अपने घर में सुनता है और सीख जाता है। तो कैसे सीखता है, इमिटेशन, अनुकरण करके। गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। अगर बच्चे ना जितना ज़्यादा अच्छा सुनते हैं, उतना उनकी जो शब्दकोश वोकैबुलरी है या प्रोनाउंसिएशन है वो डेवलप होती है। इसीलिए ना लैंग्वेज टीचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी के साथ अपने बच्चों को क्लासरूम में सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने टीचर का ही अनुकरण करते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल होते हैं। जैसा जैसा टीचर कहते हैं, जैसे ना मेरी बेटी है, अपनी इंग्लिश वाली जो टीचर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो जैसा बोलती है वो उसी टोन में उसी तरीके से बोलती है, मैंने ये चीज़ खुद देखा है। तो बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं अपने टीचर को। तो टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उच्चारण पे और वोकैबुलरीज वगैरह पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर टीचर क्लासरूम में इंग्लिश को इंग्लिश कह रहा है तो बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा हमेशा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। साउथ साइड में ज़्यादातर टीचर ना येलो को एलो बोलते हैं, तो बच्चे ना उसको एलो ही बोलना सीख जाते हैं अगर साउथ इंडियन टीचर है। इसीलिए टीचर का प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। एज अ इंग्लिश टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर तो बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि उन्हीं को देख के बच्चे इमिटेट करते हैं और सीखते हैं। फिर बच्चे एक बार जो बोलना सीख जाते हैं, उनको लाखों बार समझा लो सिखा लो, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमारा टीचर ऐसा बोलता है तो ऐसा ही कहना है। अ चाइल्ड इमिटेट हर हिज टीचर वेरी मच। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, टीचर को बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं। देयरफॉर अ टीचर मस्ट बी बिकम अ गुड मॉडल फॉर देम। इसीलिए सही साफ शब्दों का, सही उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का, सही शब्दकोश का इस्तेमाल करना टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे यहीं से उनको अनुकरण करके सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मतलब कि जो आदत होती है उसको आप फॉर्म करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसका क्या सिद्धांत है। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म। देखिए, सेकेंड लैंग्वेज मतलब कि आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी नेटिव है, वर्नैक्युलर है, आपकी मातृभाषा है, वो तो आप कैसे भी
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक्वायर कर लेते हैं। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए, और हैबिट फॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता होती है। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार आप रिपीटेशन करते हैं, किसी चीज़ का रिपीटेटिव आप किसी काम को करते हैं तो हैबिट फॉर्म होती है। तो स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज स्किल के लिए आप बार बार लर्निंग का हैबिट फॉर्म करते हैं, है ना। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह के लिए, वोकेबलरी के लिए आप रिपीटेटिव वर्ड बार बार रिपीटेशन, स्पीच बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन होती है, आपकी वोकेबलरी डेवलप होती है। बार बार आप रीड करवाते हैं बच्चों को तो रीडिंग फॉर्म होती है। बार बार लिखने को देते हैं कॉम्पोजिशन ए से के फॉर्म में तो उनकी राइटिंग डेवलप होती है ना। बार बार आप उन्हें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप उन्हें सिखाते हैं तो लिसनिंग उनकी हैबिट फॉर्म होती है। तो इस तरह से हैबिट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज डन थ्रू हैबिट फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। वही बात कही गई है, ड्रिल और प्रैक्टिस मतलब रिपीटेडली, एक मतलब बार बार किसी चीज़ को करवाना, ठीक है, एक इंटरवल मतलब जो प्रॉपर इंटरवल के बाद आप बार बार बच्चे को सेम चीज़ को ड्रिल प्रैक्टिस के माध्यम से हैबिट फॉर्मेशन करवाते हैं तो वो सीखते हैं। तो इस तरह से ये इसके सिद्धांत है, हैबिट फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है उसका सिद्धांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस की। एक्सरसाइज यानी अभ्यास, प्रैक्टिस और ड्रिल के माध्यम से जब आप रिपीटेशन के माध्यम से आप अभ्यास करवाते हैं तो उसमें उसकी पकड़ होती है, स्ट्रेंथ करता है हैबिट को। इट फोकस ऑन द रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। किसी चीज़ को आप बार बार बच्चे को आप बार बार उच्चारण का अभ्यास करवाते हैं, रीडिंग राइटिंग का अभ्यास करवाते हैं, ठीक है, उनको ड्रिल करवाते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो हैबिट है वो स्ट्रेंथनिंग होती है, मतलब मजबूत होती है। कहने का मतलब है उनको एक आदत पड़ जाती है, हैबिट फॉर्मेशन होता है, और उसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उनकी जो LSRW है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। और क्या होता है, लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। जो लैंग्वेज है, भाषा है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप क्या करते हैं, रिपीटेशन वगैरह दे दे के, प्रैक्टिस ड्रिल करवा के आप उन्हें क्या करते हैं, उनकी जो स्किल है उसको स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल यही कहता है कि प्रैक्टिस और ड्रिल बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होता है लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच मतलब मौखिक जो अप्रोच होता है, उपागम होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरल अप्रोच आप यूज़ करते हैं क्लासरूम टीचिंग में लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद द स्पोकन लैंग्वेज बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन रिटन फॉर्म। लिखने से पहले, जब देखिए एक बहुत ही लेमन भाषा में कहें तो बच्चा जब दुनिया में आता है, जैसे बड़ा होता है, तो पहले वो बोलना सीखता है, पहले तो वो सुनता है, उसका जो क्रम चलता है LSRW का, लिसनिंग, पहले वो लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग। तो स्पीकिंग पहले प्रिसीड करती है लिखने या रीडिंग राइटिंग से पहले, है ना। पहले वो बोलना सीखता है, मम्मा पापा दीदी, है ना, खाना पानी पीना, बॉटल, जो भी है, पहला बोलना सीखता है। तो ओरल जो होता है वो क्विकेस्ट वे होता है, फास्टेस्ट वे होता है सीखने का, लैंग्वेज को सीखने का। उसके बाद रिटर्न फॉर्म जो होती है वो आती है, लिखना वगैरह सीखता है। स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न। बोलना पहले सीखता है, उसके बाद ही वो रीड करना सीखता है, राइटिंग करना सीखता है। जितना ज़्यादा आप उसको बोलना सिखाते हैं, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, फिर वो पढ़ पाता है, लिख पाता है। तो स्पीच मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग राइटिंग। तो स्पीच जो है पहले, प्रिसीड यानी पहले आना चाहिए। मतलब पहले आना चाहिए क्या मतलब, वो आता ही है, पहले बोलना ही सीखते हैं हम दुनिया में जब आते हैं। सुनने के बाद छोटे रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं, है ना, मतलब साल भर से पहले तक तो हम सुनते हैं, उसके बाद ही तो बोलना सीखते हैं। कूइंग करना, बेबलिंग करना, वो स्पीच का ही, साउंड प्रोड्यूस करने का ही फॉर्म है। तो पहले हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद रीडिंग राइटिंग। ओरल अप्रोच क्विकेस्ट वे है लर्निंग का, जो मैंने पहले भी आपको बोला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत, कहने का मतलब है कि जो 4 बेसिक स्किल होती है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग,
इसका सीक्वेंस ही ऐसी होगा, है ना। नेचुरल ऑर्डर इसका कैसे होगा, पहले लिसनिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में ही सीखना होता है। बच्चा जब दुनिया में आता है सुनता है, छोटा होता है, जब तक वो बोलना नहीं सीखता, उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर रीड करता है, देखता है, स्कूल वगैरह जाता है, नर्सरी वगैरह में तो एप्पल, अनार, ये सब बोलना मतलब रीड करना सीखता है, फिर लिखना सीखता है ना। तो यही नेचुरल फॉर्म है, यही नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग का। लर्नर फर्स्ट स्टार्ट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ पीपल अराउंडिंग। बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा रहता है तो क्या करता है, आसपास अपने लोग हैं, मम्मी पापा दादी दादा और आसपास जितने भी हैं फैमिली मेंबर्स, ये वो सराउंडिंग में, उनको वो सुनते रहता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। लेटर ही शी लर्न स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो नेचुरल ऑर्डर से ही वो सीखता है। ये नहीं कि वो पहले लिखना सीख जाएगा या रीड करना सीख जाएगा फिर बोलेगा, नहीं, लिसनिंग करेगा, ऐसा नहीं होता। पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर रीडिंग राइटिंग होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग का इस्तेमाल होना स्कूल या क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के माध्यम से बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, समझ पाता है, लैंग्वेज को सीख पाता है, सेकंड लैंग्वेज को वो अच्छे से लर्न कर पाता है। क्योंकि मदर टंग जो होती है उसकी मातृभाषा, वर्नैक्युलर उसकी नेटिव, वो एक्वायर कर चुका होता है। उस भाषा से वो टारगेट लैंग्वेज सीखने में बहुत ही आसानी होती है, उसको फैसिलिटेट करता है। मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अगर आप सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सिखाते हैं, टारगेट लैंग्वेज को क्लास में सिखाते हैं, तो आसानी से बच्चा सीख पाता है। एक बच्चे अपनी मदर टंग को जानते हैं, स्कूल में आए, डायरेक्ट उसको हर चीज़ इंग्लिश में बोल रहे हैं, बच्चे को हर चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। वही आप उसकी मदर टंग का इस्तेमाल कीजिए, इंग्लिश में बोलिए, फिर मदर टंग में बोलिए उसको, फिर उसको इंग्लिश में समझाइए। तो इस तरह से वो फैसिलिटेशन होता है, उसको सुविधा प्राप्त करता है उसको टारगेट लैंग्वेज सीखने में। ठीक है। अ चाइल्ड लर्न हिज हर मदर टंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक्सपोजर उसको ऑलरेडी होता है, अपने घर में एक्वायर कर लेता है। ठीक है। अब यही मदर टंग की मदद से अगर क्लासरूम में भी मदर टंग की मदद से सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाए तो उसको अपनी मदर टंग का एक्सपोजर ऑलरेडी है और उसकी मदद से वो सेकंड लैंग्वेज को वो सीख पाता है। तो ये सुविधा देता है ना, फैसिलिटेट करता है। द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट टू लर्न एक्वायर फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले कहा, मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अगर आप टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को सिखाते हैं तो ये उसको सुविधा प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ जो लिंग्विस्टिक है इसके अगेंस्ट होते हैं, कहते हैं कि मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप टारगेट लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, है ना। पर ये हेल्पफुल होता है। इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प टू एक्वायर लैंग्वेज। देखिए, टारगेट लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल है ना। टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश अगर सिखा रहे हैं तो सिंपल और ग्रेडेड मैनर में। ग्रेडेड मैनर कहने का मतलब जितनी उसकी क्षमता है, जो जिस क्लास में उसको जितना आपको पाठ करवाना है उतना। ये नहीं कि क्लास अभी वो नर्सरी KG 1 में है तो उसको आप क्लास 1 का सिलेबस का आप पढ़ा रहे हैं, नहीं। ग्रेडेड मैनर यानी ग्रेडेड करते हुए जो उसकी क्षमता है उस लेवल से आप उसको पार्ट में करके सिंपल वे पे सिखाएंगे लैंग्वेज को तो वो एक्वायर कर पाएगा अपनी टारगेट लैंग्वेज को। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब सिलेक्शन और ग्रेडेशन का मतलब है आइटम्स ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ईज और सिंपल ग्रेडेड मैनर। बच्चे के क्षमता कहने मतलब उसके क्लास की। जैसे बच्चा अगर नर्सरी में है तो क्या सीखेगा, पहले फोनेटिक वगैरह सीखेगा, वर्ड साउंड्स को सीखेगा, उसके बाद राइटिंग वगैरह पे पहुंचता है। ये नहीं कि सीधे उसको आप राइटिंग करवाना सिखा रहे हैं और सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, तो ये उसके मतलब उसके जो स्टैंडर्ड, उसका जो क्लास है उसके लेवल का नहीं है ना। तो ग्रेडेड मैनर में अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के हिसाब से उसका जो सिलेबस का है वो उसका ग्रेडेशन होना चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए, तब उसके लिए आसान होगा सीखना। तो सिंपल और ईज होना चाहिए जो उसका ऑर्डर है। इट शुड नॉट बी टू रिजिड और कॉम्प्लेक्स। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसे सीख ही ना पाए। बहुत ही आसान वे पे उसके जो एज है, उसकी जो क्षमता है, ब्रेन के अकॉर्डिंग जो
जो सीख सकता है, कॉग्निटिव जो उसका जो संज्ञान का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें सिलेक्शन करना चाहिए जो सिलेबस है। द प्रिंसिपल अज्यूम दैट टीचिंग शुड गो फ्रॉम ईजियर टू मोर डिफिकल्ट, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए, है ना। सिंपल इजी जैसे कि फोनेटिक साउंड से स्टार्ट किए है ना, ए को एह बोलते हैं, फिर आप उससे आप वर्ड बनाना, मतलब फोनेटिक साउंड से फिर आप लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, लेटर के बाद उसको लेटर को जोड़ के वर्ड बनाना सिखाएंगे, है ना, CUP कप, फिर उसके बाद 2 वर्ड वाले शब्द, उसके बाद सेंटेंस, ऐसे आप उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। रिजिड या कॉम्प्लेक्स हमें उसे जटिल नहीं करना है, आसानी से उसको सिखाना है। फिर है आपकी प्रिंसिपल जो कि लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी। साउंड को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। भाषा, अगर आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, है ना, लैंग्वेज लर्निंग में साउंड जो होती है उसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। द साउंड ऑफ इंग्लिश शुड रिसीव प्रायोरिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की प्रायोरिटी बहुत, उच्चारण जो है वो आप साउंड से ही आप करवाते हैं, तो साउंड को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। साउंड शुड बी गिवन देयर ड्यू प्लेस इन द स्कीम ऑफ टीचिंग। जब आप टीचिंग करा रहे हैं बच्चों को लैंग्वेज की, साउंड को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे इंग्लिश की बात की जाए, अब इसमें साउंड उच्चारण कैसे होगा, इंग्लिश श, है ना। अब इसी को आप इंग्लिश कहेंगे, स कहेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो साउंड इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉपरली अगर इंग्लिश कहती हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि श है, श शक्कर वाला, ना कि मैं इंग्लिश कह रही हूँ। अगर इंग्लिश कहूँगी तो आपको स सुनाई देगा। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, सही तरीके से प्रॉपर साउंड को उच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड की प्रायोरिटी इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड शुड अपीयर विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन, ठीक है। सही एक्सप्रेशन, सभी यही मतलब सही अभिव्यक्ति में साउंड को आप प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, तब वो अच्छे से सीख पाएंगे। अ नेटिव स्पीकर, मतलब कि जो नेटिव स्पीकर है, शुड स्पीक सेंटेंस विथ इंटोनेशन एंड रिदम। सही इंटोनेशन, सही रिदम के साथ आप साउंड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है लैंग्वेज को सिखाने में, ठीक है। तो इस तरह से साउंड की जो प्रायोरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल है यहाँ कंप्लीट हो गया। आइए प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू लैंग्वेज लर्निंग। तो मोटिवेशन होता है, क्योंकि ये इसका पहला ही सिद्धांत है कि मोटिवेशन जो है वो प्री रिक्विजिट है लैंग्वेज लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्ड्रेन कैन बेस्ट लर्न लैंग्वेज व्हेन दे हैव। तो बच्चे लैंग्वेज को कब सही तरीके से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, तो उनको मोटिवेशन जब होता है, जब उनकी इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है और वो प्रेरित होते हैं, तब वो अच्छे सीख पाते हैं। नहीं तो अगर वो जब अंदर से प्रेरित नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है, तो कितना भी अच्छा टेक्स्ट बुक हो, कितनी भी प्रोफिशिएंट टीचर हो, कितना भी ड्रिल और प्रैक्टिस करा लो, अंदर से वो प्रेरित नहीं है तो वो नहीं सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चोजन। तो कॉम्प्लेक्स तो चूज करना ही नहीं है हमको, है ना, रिजिड या कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है। ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन। एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस। तो देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं होगा, किसी भी काइंड का मटेरियल को चूज नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी उठा के आप सिखा रहे हैं, रेलिवेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो बच्चा कैसे सीखेगा, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्रेडिंग होना चाहिए। हमने एक प्रिंसिपल सीखा ना कि सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग जो होता है वो होना चाहिए, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, ये यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ है। उसके बाद है, Which of the following is considered as a great deterrent to learning English language? इनमें से कौन सा, देखिए यहाँ पे 31st की सेलिब्रेशन हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा साउंड हो आएगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, इससे पहले आवाज़ तेज हो जाए। मैं वीडियो को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। Which of the following is considered as a great deterrent to learning English language? इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा मेन जो रोक होता है, ऑब्स्टेकल होता है। डिटरेंट मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो क्या होती है।
तो सबसे बड़ी बाधा होती है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, है ना। क्योंकि देखिए इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऐसा नहीं है इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सीख सकते हैं। इंग्लिश हैज़ वास्ट वोकेबलरी, तो वोकेबलरी क्या होता है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो कितनी भी वास्ट हो आप सीखेंगे, तो ये भी बाधा नहीं है। इंग्लिश फोनीम आर अनस्क्रूपुलस, मतलब कोई सिद्धांत नहीं होता है, अनप्रिंसिपल्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, उसकी कमी होती है बच्चों को सुनने और सीखने की, इसी की वजह से ये सबसे बड़ा डिटरेंट, मतलब सबसे बड़ा बाध्य होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में, डिटरेंट यानी बाधा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज यहां पर आपका है सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच को जनरेट करने के लिए एक रूल, मतलब सेट ऑफ रूल होता है, स्पेसिफिक रूल होता है जिसके माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। भाषा क्या है, एक स्पेसिफिक रूल जो होता है उसके माध्यम से हम स्पीच को जनरेट करते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉम द गिवन फैक्टर विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, इनमें से कौन सा है जो लर्निंग का जो रिजल्ट है, आउटकम है, उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए अफेक्ट क्या क्या करता है, लर्नर मोटिवेशन और इंटरेस्ट तो अफेक्ट करता है। स्ट्रक्चर, क्लासरूम का साइज और स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, बच्चे अगर कंफर्टेबली नहीं बैठे हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये भी एक उसका फैक्टर है। टीचर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड भी सही होना चाहिए, सही बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर, है ना, तो ये भी ज़रूरी है। इनमें से कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करता, तो ये तीनों तो अफेक्ट करता है। पेरेंट का इनकम और स्टेटस अफेक्ट नहीं करता है लर्निंग आउटकम को, पेरेंट की इनकम और स्टेटस से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और ये बाकी सब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा कि पेरेंट का इनकम और स्टेटस लर्निंग आउटकम से कोई अफेक्ट नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, इनमें से कौन सा गुड मेथड नहीं है शब्दकोश यानी कि वोकेबलरी सीखने के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। राइटिंग, तो राइटिंग तो वोकेबलरी लर्न करने का है, अच्छा है। टॉकिंग एंड रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है ना। वॉचिंग मूवी, सॉरी राइटिंग करने से आप राइटिंग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वो होती है, क्लियर होती है, इम्प्रूव होती है, लेकिन आप वोकेबलरी नहीं सीखते हैं राइटिंग से, ठीक है। और टॉकिंग और रीडिंग से तो आप वोकेबलरी सीखते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आप वोकेबलरी शब्दकोश को ज़्यादा आप इम्प्रूव करते हैं। राइटिंग से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक इम्प्रूव होती है, वोकेबलरी नहीं सीखते हैं। और वॉचिंग मूवी से भी आपको, मूवी देखने से भी आप वोकेबलरी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ए और बी जो होता है वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है। राइटिंग और वॉचिंग मूवी जो है ए और बी, वो इतना अच्छा मेथड, इफेक्टिव मेथड नहीं है वोकेबलरी सीखने के लिए। यही पूछा है विच इज नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, वोकेबलरी सीखने के लिए कौन सा मेथड इतना अच्छा नहीं। तो राइटिंग और वॉचिंग मूवी से आप इतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे, तो ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। टॉकिंग और रीडिंग बेस्ट मेथड होता है, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे और जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे आपकी वोकेबलरी उतनी अच्छी होगी। तो इस तरह से आज जो है, आज का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वाला जो हमारा थर्ड लेसन है इंग्लिश पेडागोजी का, वो कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी डिफिकल्टी हुई है क्योंकि पीछे 31st सेलिब्रेशन का हो रहा है, तो साउंड आ रहा है, ठीक है। और मुझे लगा कि अब कम टाइम बचा है तो वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दिन भर से बिल्कुल भी सारा साउंड ये सब था, अभी थोड़ा लगा कि बना सकते हैं तो बनाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स।